नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी बड़े भाई साहब। मेरे भाई साहब मुझसे 5 वर्ष बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी आयु में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तामील जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद करते थे। इस भावना की बुनियाद बहुत मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 वर्ष का काम 2 वर्ष में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद की पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी आयु 9 वर्ष थी, वह 14 वर्ष के थे। उन्हें मेरी तौबीह के निगरानी का जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके आदेश का कानून समझूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते थे। शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशिए पर चिड़ियों, कुत्तों और बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम अथवा शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिनका न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत लिखी देखी, स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों। दरअसल भाई भाई राधे श्याम, श्रीयुक्त राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके पश्चात एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, पर असफल रहा और उनसे पूछने की हिम्मत न हुई। वह 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा मन पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता तथा कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल जाए तो बात ही क्या। कभी चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार, उससे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का मज़ा उठाते। पर कमरे में आते ही भाई साहब का वह रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था। हमेशा उसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि मैं जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब इसके लिए कोई इलाज न था कि वह स्नेह व रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करे। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे और हर्फ ना जाएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी का खेल नहीं कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं तो एरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है, अपना खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और जाती है क्या? हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर की बात है। और मैं कहता हूँ, तुम कितने घोंघा हो कि मुझे देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आँखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का दोष है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखे जाते हो देखे? रोज़ ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं करीब भी नहीं फटकता। हमेशा पढ़ता रहता हूँ, उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 वर्ष पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूँ खेल कूद में समय गंवाकर पास हो जाओगे। मुझे तो 2-3 दिन 3 साल लगते हैं। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह
आयु गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादी की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बेकार करते हो? मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगा। उत्तर ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी गलती बातें करते, ऐसे सूचित कि बाण चलाने के लिए मैं पढ़ता रहता। उम्र भर इसी बेहतर चले जाओ, उम्र क्या बेकार हो जाते। अपराध तो मैंने किया है, लताड़ ऐसी सूची टुकड़े टुकड़े हो जाते, हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता और उस निराश में कुछ देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों न घर चला जाऊं। जो काम मेरे वश से बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, मगर इतनी मेहनत, मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब मन लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, पहले से नक्शा बनाए बिना कोई स्कीम तैयार किए काम करना कैसे आरंभ करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मदद बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल उठना, 6 बजे मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 बजे तक अंग्रेजी और 8 से 9 तक गणित, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा केवल हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय की, फिर आराम। पर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात है। पहले ही दिन उसकी अवहेलना आरंभ हो जाती है। मैदान की वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेज़ी और फुर्ती मुझे अज्ञात व अनिर्णय रूप से खींच ले जाती और वहां जाते ही सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख-फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती और भाई साहब को नसीहत व फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की कोशिश करता। कमरे में इस प्रकार दबे पाँव आता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती महसूस होती। फिर भी जैसे मौत की विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार तथा घुरकियाँ खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सका। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया तथा दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में 2 वर्ष का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथे ले लूं। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मज़े से खेलता, फिर भी अव्वल दर्जे में आया हूँ। मगर इतने खुशी और उदास कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, जब मुझे अपने ऊपर कुछ गर्व हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वो रोब मुझ पर न रहा। स्वतंत्रता से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। यदि उन्होंने फिर फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते खेलते दर्जे में प्रथम आ गया। जवाब से यह हेकड़ी जानने का साहस न होने पर भी
मेरे रंग ढंग से स्पष्ट जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उसकी सहज बुद्धि बहुत तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के वक्त बैठा तो भाई साहब ने जैसे तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया। पर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या बिसात। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, अथवा यूं ही पढ़े गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अर्थ समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजा को चक्रवर्ती नहीं कह सकते। आजकल अंग्रेज़ों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ गया है, उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेकों राष्ट्र अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, एकदम स्वाधीन हैं। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कह देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी सेवा करते थे। आग व पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ। घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी नहीं बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, मगर अभिमान न करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। शैतान का हाल भी बढ़ा होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि प्रभु का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग में नरक में फेंक दिया गया। साहेरूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी सिर्फ एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपने परिश्रम से नहीं पास हुए। घंटे के हाथ बटेर लग गए, मगर बटेर सिर्फ एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना रिक्त न जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजाब्रा व ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना सरल नहीं। 8 हाथ हेनरी की गुजरे हैं। कौन सा कान किस हेनरी के वक्त हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो। हेनरी 7वें के स्थान पर हेनरी 8वां लिखा है। सब नंबर गायब, सफाचट। सिफर भी न मिलेगा। सिफर भी हो किस ध्यान में। दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम कोरियो चार्ल्स। दिमाग भी चक्कर खाने लगता है, आधी रोग हो जाता है। इन अभावों को नाम भी न जुड़ते। एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चारूम पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते थे तो 10 नाम बता देता, और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। अ ब ज के स्थान पर अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई निर्दयी मुमितों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज तथा अ ज ब में क्या अंतर है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई अथवा भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह। वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें
तथा इसी रत्तर का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इस से पैर की बातें को पढ़ने से लाभ। इस रेखा का लंब गिरा दो तो आधार लंब से दोगुना होगा। पूछिए इनसे आश्रय दोगुना नहीं चौगुना हो जाए या आधी रह जाए मेरी बला से। मगर परीक्षा में पास होना है तो सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पृष्ठों से कम न हो। अब आप कापी सामने खोले, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि वक्त की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इनसे व्यक्ति के जीवन में संयम आता है, दूसरों को इससे स्नेह होने लगता है और उनके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पृष्ठ कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में काफ़ी हो उसमें 4 पन्नों में लिखने की आवश्यकता क्यों? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। यह तो समय की हिमाकत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है, बेकार है। बात को ठूँस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो तुरंत कह दे, अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखे, और पृष्ठ भी फुल स्कोप के आकार के। यह छात्रों पर अन्याय नहीं तो क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पृष्ठों से कम न हो। ठीक संक्षेप में तो 4 पृष्ठ हुए नहीं, शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। उल्टी बात अथवा नहीं, बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज़ भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सभी पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए तो धरती पर पाँव रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए। लाख फेल हो गया हूँ मगर तुमसे बड़ा हूँ संसार, मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गांठ बांधिए, नहीं तो पछताइएगा। स्कूल का समय हो गया था, नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब खत्म होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद जान ही ले ली जाए। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। पर इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों पर मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ना भी बहुत कम, बस इतना ही कि रोज़ टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया तथा फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ तथा भाई साहब फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की मगर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे स्वयं अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से ऊपर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पूर्व मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर करुणा आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी रह गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता, पर विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच में अब सिर्फ
एक दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। मगर मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही डांटते हैं। मुझे इस समय अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं लगातार पास होता जाता हूँ इतने बढ़िया नंबरों से। अब भाई साहब बहुत कुछ नर्म पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने आराम से काम लिया। शायद वह अब खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, अथवा रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उसकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसा धारण हुई कि मैं पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं अथवा ना पढ़ूं। मेरी तकदीर बलवान है, इसलिए भाई साहब के डर से थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था। वह भी बंद हो गया। मुझे कनकौवे उड़ाने का शौक़ पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। तब भी मैं भाई साहब का अदब करता था तथा उनकी नज़र बचाकर कनकौवे उड़ाता था। माजा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से संपन्न हो जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह न होने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौवा लूटने बेतहाशा भाग रहा था। आंखें आसमान की तरफ थी और मन उस आकाशमयी पथक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था। जैसे कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने आ रही हो। बालकों की पूरी सेना और झाड़दार बाँस लिए उनका स्वागत करने दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी जैसे उस पतंग के ही साथ गगन में उड़ रहे थे जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर कारें है, ट्राम न गाड़ियाँ हैं। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से आ रहे थे। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लड़कों के साथ थैले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं। अब नीची जमात में नहीं हो, वरन 8वीं जमात में आ गए हो और मुझे एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ध्यान रखना चाहिए। एक ज़माना था कि 8वां दर्जा पास करके नायाब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मीडिया लिचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट अथवा सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी महंती में काम करते हैं और तुम हो कि उसी 8 दर्जे में आकर बाजारी बच्चों के साथ कनकौवे लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस अक्लमली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, उसमें शक नहीं, मगर वह जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे कि भाई साहब से केवल एक दर्जा नीचे हूँ और अब तुम्हें मुझे उन कुछ कहने का हक नहीं, मगर यह तुम्हारी गलती है। तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी जमात में भी आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है, तो निस्संदेह अगले वर्ष तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे
और शायद 1 वर्ष बाद मुझसे आगे निकल जाओ, लेकिन मुझ में यह और तुमसे 5 साल का अंतर है। उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 वर्ष का बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो अनुभव है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम एमए और डीलिट और डीफिल ही क्यों न हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया, वह दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, मगर हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमसे समझाने और सुधारने का अधिकार सदा रहेगा। केवल इसलिए कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का सबसे ज़्यादा अनुभव है और रहेगा। अमेरिका में किस प्रकार का राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए हैं और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे न मालूम हो, मगर हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे अधिक है। दैव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पाँव फूल जाएंगे। दादा को तो तार दे के अलावा तुम्हें कुछ और न सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार न दे, न घबराए, न बदहवास हो। पहले खुद मर्ज पहचान कर उपचार करे, उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाए। बीमारी तो वैसी बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चले। जो कुछ भी दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मुहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी व नाई से मुँह चुराने लगते हैं। मगर जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं, उसके आधे में दादा ने अपनी आयु का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए हैं कि नहीं, तथा यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपये पाते हैं, मगर उसके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले स्वयं घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा न होता था, कर्जदार रहते थे। जब से उसकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान, यह गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे करीब आ गए तो अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह न चलोगे। अगर तुम यूँ न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर उसका प्रयोग भी कर सकता हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें मेरी बातें कड़वी लग रही हैं। मैं उसकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का आभास हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैं सजल आंखों से बोला, हरगिज नहीं। आज जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का हक है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, मैं कनकौवे उड़ाने से इनकार नहीं करता। मेरा भी मन ललचता है, लेकिन क्या करूं? क्या खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। संयोग से उसी समय एक फटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी ओर डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली तथा बेतहाशा हॉस्टल की तरफ भागे। मैं भी पीछे पीछे भागा जा रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं
एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।